गुड इवनिंग। आज लगातार 64th के बीपीएस सफल कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो हमारे साथ हैं, जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, वो हैं दिव्या गौतम जी, जिनको 64th बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला है। और मैं मैडम के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि हमारे मैडम जो हैं दिगंबर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन है। और आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत सबके दिलों में, हमारे दिलों में, आपके दिलों, सबके दिलों में बसे थे। वो अपने भाई जैसे लगते थे। उनका खोना एक देश के लिए कितनी बड़ी क्षति, इवन की इंक्लूडिंग मैं जब उनके ऐसा न्यूज पढ़ा था, मैं सोचा था, मैं 2-3 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो एक रोल मॉडल का जो कैरेक्टर में देखा था, उनके कैरेक्टर में सच्चाई होती थी। खैर, अब अभी मैम से कुछ जानना है तो इस बात का जिक्र करना उतना उचित नहीं होगा। तो आपको अब सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी, मेरा नाम दिव्या गौतम है और मैंने 64 बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट मिला है मुझे। और मेरा रैंक 1207 है। और मैं अभी पटना विमेंस कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अभी काम कर रही हूँ। धन्यवाद मैडम। पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद बीपीएससी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये उपलब्धि है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, लेकिन बीपीएससी का अधिकारी एक अधिकारी होता है। तो किस तरह मैडम इसको आप किस तरह आप इस चीज को मैनेज किए थे? देखिए, इस प्रिपरेशन को शुरू करने का मैंने पहले भी मैं बताई हूँ इस बात को कि जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तब मैं एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट झारखंड में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मैं काम कर रही थी। तो अचानक से मेरी माता जी का देहांत हो जाता है और मैं फिर इस प्रिपरेशन में लगती हूँ। तो बहुत ही एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरने के बाद मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया और इस बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हमारे घर में भी हुई। फिर भी अपने आप को संभाल करके मैंने ये प्रिपरेशन किया। और और ये बहुत बड़ा एक गैप था मेरे लिए ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। 2018 में हम लोगों ने प्रीलिम दिया था 64th का। तो इस समय में बस यही बहुत बड़ा चैलेंज था। इकोनॉमिकल कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खुद भी मैं अर्न कर रही थी। और लेकिन एक इमोशनल जो आप बोलते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे मैं बहुत गुजरी इस बीच। लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रांग रख करके, मैंने अपने आप को संभाल करके मैंने ये प्रिपरेशन किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मैं इसको मैं बिल्कुल अपने आप को भी बूस्ट अप करना चाहूंगी कि मैंने इतने इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद मैंने ये प्रिपरेशन किया और मैंने इसमें क्वालिफाई किया। जी, बिल्कुल मैम। जो भी दिक्कत चल रही थी, जितना बड़ा प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रहा है, तो उसमें बीपीएससी क्वालिफाई करना और अपने आप को स्टेबल करके, कि कहा जाता है ना कि कमीशन के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा ना दुख में घबराते हैं, ना जो सुख में ज्यादा वो हर्षोल्लास मनाते हैं। और वो सीधे सीधे आपके ऊपर दिख रहा है, सीधे सीधे उनको उसको अपने जीवन में ढाल लिया, और जिसका परिणाम आज ये आपका रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के बाद किस तरह का घर का माहौल है? जी, घर में सब कोई बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो उन्हें ये विश्वास था कि मैं कर लूंगी, लेकिन घर में एक जो सपना था कि मेरी माँ बने, और मैंने उसको करके दिखाया। क्योंकि आप जानते हैं बिहार के समाज में बीपीएससी को लेकर के बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। और इसको लेकर के घर के लोग बहुत खुश हैं कि जो मेरी माँ करना चाहती थी, आज मैंने वो सपना पूरा किया। उनके जाने के 4 साल बाद। तो उनको बहुत खुशी है इस बात की। और उनका कहना है कि आप जो भी डिसीजन ले लाइफ में, चाहे वो आप एकेडमिक्स करें या आप एज अ ऑफिसर काम करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेके। बिल्कुल। तो सिलेक्शन के बाद बिहार का सपना क्या है मैम? किस तरह से बिहार, अब नए बिहार के निर्माण में अपना योगदान दिखाएंगे?
जी, मुझे लगता है कि बीपीएससी के थ्रू भी या जो भी काम आज लोग कर रहे हैं, जैसे टीचिंग के काम करते हैं या फिर बीपीएससी के थ्रू ही सब अपने-अपने रोल्स अगर सही से निभाएँ और उसमें ईमानदारी दिखा कर के निभाएँ, तो शायद हम लोग एक बेहतर बिहार की परिकल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक मैंने जो अ, बीपीएससी मैंने जो क्वालीफाई किया, वो भी एक तरह से हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिसे मैं पढ़ाती हूँ या जो समाज में जो महिलाएँ हैं, जिनको लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे मेरे से कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम से वो लोग गुज़रती हैं, बच्चे होते हैं, हुँ, परिवार होता है, उनको देखते हुए वो ये प्रिपेयर कर सकती हैं और आने वाले समय में समाज के लिए वो अपना एक बहुत योगदान जो इम्पोर्टेंट योगदान है, वो निभा सकती हैं। मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं और इसको लेकर के आगे काम करेंगे। ऐसा तो बोला जाता है कि जैसे अन्य पद हैं, बहुत सारे जो ऊपर के पोस्ट हैं, चाहे नीचे के भी अन्य सारे पद हैं, लेकिन सबका कहीं न कहीं संबंध सीधे जनता से है। जी, लेकिन आपका जो पोस्ट है, तो वो भारत बिहार के उन जनता से सीधे संबंधित है कि जो कि सबसे निचले तबके में आते हैं। और ये अभी एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो सप्लाई इंस्पेक्टर ही उनको पोस्ट मिला। उन्होंने बोला कि सर ये मेरे लिए लगता है कि गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि जो मेरा बचपन से नेचर था किसी का हेल्प करना, जिस तरह से उनको हमेशा मैं घूम घूम के खाना पड़ता था, अब लगता है कि भगवान ने सुन लिया और बोला कि बाबू तुम ऐसा करो, जाके तुमको कुछ अधिकार देते हैं और वहां उनके लिए अब जाके करो। तो ये मैम नीचे सीधे सीधे जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ वर्क है। तो इसको करने में, इसको जमीनी स्तर पे लागू करने में कहीं आप, क्योंकि आप शहर से सीधे गांव में हो सकता है उठ के जाना पड़े, कुछ दिक्कत, कुछ चैलेंज तो आएगी, कैसे वो इसको सामना करेंगे? ये बात मुझे मॉक में जब मैं आस्था आईएएस में मॉक दे रही थी, उस समय भी मुझे पूछा गया था। तो आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे, मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड को जानते हैं, लेकिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने खूंटी में जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है झारखंड का, मैंने वहाँ पे एज़ अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम किया। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने से पहले मैं जीविका में एज़ अ कम्युनिकेशन मैनेजर मैंने जहानाबाद जिले में मैं वहाँ रह कर के मैंने काम किया। तो लोगों के बीच में काम करने का जो आप बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स मेरा जो अपब्रिंगिंग है शहरों में मेरी पढ़ाई हुई है। लेकिन मैंने हमेशा लोगों से जुड़ के काम करने की मैंने जो भी अपना व्हाट डू यू से कि मैंने अपना जो भी जॉब चुना, जो भी मैंने अभी तक जो किया है अपने लाइफ में, वो लोगों के बीच में रह कर के ही काम करने वाला काम था और मैंने उसी से सीख लेकर के मेरे साथ में ट्रेनी आईएएस थी, वो उनको उनके कामों को देख कर के मैं बहुत इंस्पायर हुई और तब जाकर के मैंने ये प्रिपरेशन शुरू किया। तो ये बहुत मुझे नहीं लगता है कि मुझे छोटे जगहों पे रहने में और मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि अगर मैं इसमें जॉइन करती हूँ तो लोगों के बीच में जाकर के जो आपने बोला पीडीएस में काम करना, ये फूड सिक्योरिटी को लेके काम करना, ये बहुत बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत इम्पोर्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं उनके बीच में जाकर के जो फूड सिक्योरिटी है, राइट टू फूड है, उसको लेकर के मैं काम कर सकूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल बिल्कुल। टू बीपीएससी दैट मुझे ये पोजीशन मिला और मैं इस पे काम करूँगी। एक लंबे समय से कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कमीशंस में बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय कब और कैसे लिए मैडम? जी, मैं आपको पहले भी बताई थी कि मैं ऑलरेडी जब रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो उसमें भी हम लोगों का फील्ड वर्क होता था। तो मैं आंध्रा के गाँव में जाके हम लोगों को रिसर्च का जो फील्ड स्टडी करना होता था। तो उस समय मुझे लगता था कि जो मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, आपको पता होगा कि मैं खगड़िया जिले से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरिया है। और बिल्कुल। मैं वहाँ जो मैंने अपने लाइफ में जो बचपन में मैंने गाँव देखा था
और जो मैं हम्म, आंध्रा में और जगहों पे जो मैंने गांव देखा उसमें बहुत डिफरेंस सा मुझे लगा। और इसी सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम लोगों के बीच में ही मिलके काम करना चाहते हैं तो बीपीएससी के थ्रू क्यों ना करें, जिसमें आपका एक जॉब सिक्योरिटी भी हो और साथ में आप जो हैं, जो लोगों के लिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो आप काम भी कर सके। तो अपनी अपनी सोशल सिक्योरिटी भी जरूरी है और लोगों लोगों के बीच में भी काम करने की मुझे इच्छा थी। तो मुझे लगा कि ये हम्म, दोनों चीजें जो है इसमें फुलफिल हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया। बिल्कुल। आगे ये अभी तो आगे बहुत सारे जैसे एग्जाम है, क्या आगे इस पढ़ाई जारी रहेगी या फिर अब यहीं से जनता की सेवा में लगेंगे? कि मैंने कभी पढ़ाई मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, 2016 के इसमें मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई कभी रुकी नहीं, चाहे वो लिटरेचर पढ़ना हो या कंपटीशन की तैयारी करनी हो। अभी भी मैं पीएचडी, मुझे लगा कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। तो मैंने एडमिशन ले लिया, इसी साल मैंने एडमिशन लिया बिट्स पिलानी में। और मैं बिहार को ही लेकर के, बिहार में जो भोजपुरी सिनेमा है और को लेकर के हम्म, मैं रिसर्च अभी कर रही हूँ बिट्स पिलानी से। तो मेरी पढ़ाई अच्छा। हमेशा जारी रहेगी, चाहे मैं हम्म, एकेडमिक्स में रहूं या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं। मैं हम्म, बूढ़ी भी हो जाऊं तो मैं पढ़ती रहूंगी। और पढ़ने से ही आदमी अपने आप को रिन्यू करता रहता है, नहीं तो जो पानी ठहर जाता है तो वो फिर वो किसी लायक नहीं रहता। गहरा पानी सड़ जाता है, हाँ, बर्बाद जी हो जी जाता है, किसी को जी नहीं जी जाता है। अब जी। बहता पानी और ये स्वच्छ हो, इसलिए इंस्पिरेशन जीवन में। मेरे भैया से मुझे मिली है कि वो बहुत बड़े स्टार बन गए थे, फिर भी पढ़ाई लिखाई में उनका पढ़ना लिखना लगा ही रहता था। वो उनकी हम्म, किताबें अभी भी हमारे पास, जो लाइब्रेरी उनकी है। तो ही इज माय इंस्पिरेशन दैट कुछ भी बन जाओ, चाहे आप कोई किसी भी जगह पे चले जाओ, अपनी पढ़ाई और जो आपकी सोच है, समझ है, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल सर की तो बात जहाँ तक है, मैं जानता हूँ, देखा हूँ, उनके इंटरव्यू में देखा था कि पढ़ाई से उनका सीधा सीधा संबंध इसलिए मानता हूँ कि बता रहे थे कि वो टेलीस्कोप रखे थे घर पे और जी शायद मून पे उनका जमीन भी लिए हैं और यही से जी वो देखते थे कि ऐसा कुछ जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन टेलीस्कोप और उनके जो भी उनका हर चीज यूनिक ही होता था, क्योंकि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सीधे सीधे उठ के फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक जो उनमें कहा जाए कि स्टूडेंट का लक्षण वो कहीं खत्म नहीं हुआ है, वो ये नहीं हुआ था, वो पूरा का पूरा उनमें दिखता था। और उनका तो खैर क्या बोले मैं, एक हमारे प्रेरणा के स्रोत थे और आगे रहेंगे भी। जी। तो इस थोड़ा सा ये बताइए मैडम कि ये जो तैयारी की रणनीति, इतने बिजी, इतने सारे जनता के बीच में जाके काम करना और फिर टाइम मैनेजमेंट है, अपने एग्जाम्स के लिए टाइम निकलना, इसके लिए कैसी रणनीति अपनाए थे, क्या क्या आपने किया था मैम? देखिए, मैं जब प्रीलिम जब मेरा प्रीलिम का रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया था, 4-5 महीने का ब्रेक लेकर के मैं दिल्ली आई थी और मैं आस्था आईएएस में ही मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया था। हम्म, तो मैंने कुछ दिन तक अपने जॉब से मैं ब्रेक ली और उसके बाद मैंने फुल टाइम 2-4 महीने जो है प्रिपेयर किया। और जब मैं वहाँ गई थी, दिल्ली गई थी, तो मेरा जो भी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जो भी फोन है, वो मेरे 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 कांटेक्ट में कोई नहीं थे। क्योंकि पहले से मैं बहुत एक्टिव थी सोशल लाइफ में, एक्टिविज्म मैंने किया था, हम्म, स्टूडेंट एक्ट, तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैंने कुछ दिनों के लिए उनको कट करना जरूरी समझा कि अभी मेरी जो मेरा रणनीति होना चाहिए वो फोकस्ड होना हम्म, चाहिए। ऑफ कोर्स जो लोग हम्म, मेरे साथ हैं, वो 4 महीने मेरे फोन बंद करने से शायद वो मेरे जिंदगी से चले नहीं जाएंगे। तो मैंने वो सब चीजों से अपने आप को कुछ दिनों तक दूर रखा। उसके बाद हम्म, मैंने मेंस की प्रिपरेशन में अपना जो ऑप्शनल है सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, उसको लेकर के मैंने फोकस करके मैंने पढ़ाई की, जीएस को लेकर के पढ़ाई किया। और फिर मैं बैक टू मैं वर्क चली आई। मैंने जब मेरा मेंस का एग्जाम हो गया, उसके बाद मैं फिर से पटना यूनिवर्सिटी में मैं एज अ फैकल्टी में काम करने लगी थी। तो यही है कि आप अपने जॉब के साथ, मेरी घर की भी जिम्मेदारी थी,
तो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के ये नहीं कभी लगा कि पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालना है। अगर मुझे लगता था कि 3 घंटे डेली पढ़ना है, तो एनी हाउ मैं हुँ, उसके लिए समय निकालती थी। चाहे मेरा हुँ, हुँ, मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता था। कभी मैं 12 बजे तक ही मेरा पढ़ाई का काम खत्म हो जाता था या फिर नहीं होता था, तो मैं अपने आप को पैम्पर नहीं करती थी कि मुझे लगता था 3 घंटे इसको कंप्लीट करना है, तो चाहे 1 या 2 बजे, कितना भी बजे, आपको वो टाइम हुँ, करना होगा क्योंकि अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और साथ में टेस्ट सीरीज़ करना मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ हुँ, करें और टाइमली आंसर लिखने का आपको प्रैक्टिस हो। फैक्ट्स को, जी, डेटास को, इन सारी चीज़ों को, हर सब्जेक्ट को मुझे लगता है कि सही से फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया मैम आप और एक्चुअली थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहूँगा और जैसे आप अभी बताए कि मैं सोशल मीडिया, मोबाइल है, मैं इंस्टा, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इन सब से दूर थी। शायद ये जैसे ये वीडियो अन्य स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, तो उनके मन में ऐसा चीज़ आ जाए कि नहीं मुझे उनको भी सोशल साइट से दूर रहना पड़ेगा। तो क्या ये नेसेसरी है कि अपने सोशल साइट्स या इससे दूर रहें? तो आप किसी परिस्थिति में ऐसा फैसला लेना उचित है या नॉर्मली जो है कुछ चीज़ों को दूर कर दें। देखिए, क्योंकि देखिए अगर मेरा सोशल लाइफ़ बहुत ज़्यादा बहुत हुँ, बड़ा था। बहुत लोग हुँ, मेरे हुँ, फ़ेसबुक से जुड़े हुए थे और इस कारण से मुझे लगता था कि जो सब अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, आप उसको आंसर नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मुझे लगा कि अगर अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं फ़ेसबुक, इंस्टा को बंद करूँ क्योंकि पिछले साल जो भैया के देहांत होने के बाद बहुत सारे मीडिया पर्सन जो थे मेरे से जवाब माँगने की कोशिश कर रहे थे कि आपका क्या टेक है, ये है। तो इन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहती थी क्योंकि अगर आप बहुत सारे एक तो इमोशनली आप बहुत टूटे हुए रहते हैं और ये सब चीज़ों से हुँ, आपको और परेशानी हो सकती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर आप अपना सोशल लाइफ़ भी सोशल मीडिया पे है, तो ये आपके लिए सही है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए सही नहीं था। मुझे बहुत लगता था बिल्कुल। कि एक बार स्क्रॉल मैं करना शुरू करती थी तो मैं टाइम देखा तो पता चला कि 45 मिनट्स 1 घंटा मैं स्क्रॉल ही कर रही हूँ। तो इससे हुँ, मुझे लगता था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम समय है नुकसान होता और तो उसमें है। मैं हुँ, हुँ। ये करूँ तो ये कोई मतलब का नहीं है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जैसे आपके सफलता में तैयारी से लेके इस सफलता के जितने भी अंतराल हैं, इनमें बहुत का हाथ होता है, परिवार, दोस्त जो भी है सबका होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सफलता का श्रेय आप किन्हें देना किनसे मोटिवेटेड थे जिनको कि आप एक तरह कह सकते हैं नहीं ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, इन्हीं को देख के मैं आज इस मुकाम पे हूँ। कौन है वो? एग्ज़ैक्टली देखिए, आपके अपने लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ज़िंदगी के अलग-अलग आयाम पे, बहुत सारे लोग हुँ, मिलेंगे आपको। उससे आप सीख लेते रहिए जो आपके यहाँ काम भी करते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने अपने लाइफ़ में हर समय में, चाहे मैं खूंटी में काम की, तो वहाँ मेरे साथ एक ट्रेनी आईएएस काम करती थीं, तो मैं उनको देख कर के बहुत इंस्पायर हुई। मैं अपनी माताजी को देख कर के बहुत इंस्पायर हुई कि उनको पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सुबह-सुबह वो 2 घंटे ज़रूर पेपर पढ़ती थी। तो हर इंसान जो मेरे लाइफ में आ आए मैंने मेरे भैया, तो उनके लाइफ को भी मैं मुझे लगता था उनको सब कुछ मिल गया है लाइफ में। देन आल्सो ही इज़ सो इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। तो ये सारी हुँ, चीज़ें मेरे लाइफ में जितने लोग आए, मैं अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखती हूँ कि जिनको जो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी यहाँ वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए आने के बाद इतनी मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंसान के बनने में बस उसका हाथ नहीं होता है, मेरा ही हाथ नहीं है, मैं आज जो भी बनी हूँ अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग हुँ, मेरे टीचर्स जो आस्था आईएएस में मैंने बहुत सारे टीचर्स मुझे मिले, आर कुमार सर मिले और भी बहुत सारे लोग मिले। सबसे मैंने अपने लाइफ में सीखा है और जो भी चीज़ मुझे हुँ, लगा कि इसको इंटरनलाइज़ करना चाहिए, मैंने उसको इंटरनलाइज़ किया है। जी, और हम सबके बहुत थैंकफुल हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन इन माय लाइफ। वेलकम है। जैसे मैम ये आजकल बहुत सारे कोचिंग्स खुले हैं, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान खुल गया है, बीपीएससी, यूपीएससी सबको लेके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोचिंग्स की क्या भूमिका होती है आपके सफलता में? कि किस तरह का रोल मॉडल प्ले करते हैं ये?
देखिए कोचिंग जो है जो भी स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं, मुझे लगता है कोचिंग का यही रोल है कि आपको स्ट्रीमलाइन कर दे, आपको रूटीन कर दे, कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो। मुझे लगता है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि जो भी उनका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और स्टूडेंट का भी यही होना चाहिए कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाइए। वो एक कैटलिस्ट की तरह आपके आपके पढ़ाई में काम करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एज़ अ कैटलिस्ट आपको काम करेगा कि बहुत समय आपको कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि मैं महीनों हिस्ट्री ही पढ़ती रहूँ। लेकिन इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं तो सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी सामान्य में जानकारी कोचिंग हो। इंस्टीट्यूट जो है वो हेल्प करता है। और यही हेल्प मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएँ, तो आपका टाइम बाउंड जो लिमिट है, उसमें आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप टेस्ट सीरीज़ करें, तो इससे आपका जो प्रिपरेशन है, वो स्ट्रीमलाइन्ड होता है। वो अगर आप खुद इतने डिसिप्लिन्ड हैं, कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको अवेल कीजिए। अगर आपके पास इतनी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज़ हैं, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अगर ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके अपने प्रिपरेशन को ठीक से स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है कोचिंग की, तो आपको लेनी चाहिए। अगर नहीं ज़रूरत लगता है, तो आप खुद में अगर डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप नहीं भी ले सकते हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो उसमें से भी आप जा सकते हैं, उसको भी रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो गाँव में रहते हैं, उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब बहुत अच्छा ये हो गया है कि ऑनलाइन लोग जो हैं बिल्कुल। बहुत सारे गाँव में आप हम पहुँच सकते हैं, आप लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन पहले जो है दिल्ली आने के लिए सबसे पहले तो मैं बोली महिलाओं को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है घर में कि सारी चीज़ें हो जाएँ, तो महिलाओं के लिए अगर पैसे बचते हैं, तो उनको उनके पढ़ाई के लिए खर्च पढ़ने होता है। जी, बिल्कुल। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने परिवार में अगर रह कर के भी इंस्टीट्यूट में का जो नॉलेज है, जो क्लासेस है, वो अवेल कर पा रही हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। दिस हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर स्टडी सिस्टम, आवर एजुकेशन सिस्टम। वैसे तो मैं जहाँ तक मैं जितनी अभी बात कर लिया हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी अपनी हकीकत के साथ एक मोटिवेशनल बातें बता दी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां जो गांव में रह रही हैं और एक आध बार असफल हो जाए किसी वजह से, उनके असफलता में उनका तो योगदान होता है, मतलब कि योगदान नहीं कहा जाए, उनकी हो सकता है कहीं ना कहीं कमी है, तो तभी तो असफल हुए। लेकिन जो भी हुआ, उनको सपोर्ट के बदले घर से ही उनके ऊपर दबाया, तो शादीशुदा हैं तो उनके ऊपर पैसे का बर्डन वो कह के हटा दिया जाता है, जो कुंवारी है तो उनके ऊपर शादी का बर्डन जी, कि आपसे नहीं हो पाए, जी, जी। और क्योंकि आप पढ़ाई करो तो आपसे शादी करवा लेते हैं, करवा देते हैं आपकी। तो वो सब अपना जो उनकी अपनी लाइफ है, जो अपने जीवन का एक सपना उन्होंने देखा, तो वही उनका दम टूट जाता है उन सपनों का। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो जितनी भी इस तरह महिलाएं जो कि पढ़ने के लिए हैं, यानी उन इच्छुक हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह अपने आप को टाइम मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिकल रूप से किस तरह मैनेज मैनेज करें अपने आप को ताकि पढ़ सकें? जी। ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है कि महिलाओं का जो लाइफ़ है वो एज़ अ टाइम बॉम्ब लोग देखते हैं कि इतने दिनों के अंदर में अगर आपने क्वालीफ़ाई नहीं किया तो आपकी शादी कर दी जाएगी या आपके ऊपर अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो शादीशुदा हैं बिल्कुल। उनके ऊपर फैमिली स्टार्ट करने की का प्रेशर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के समाज में भी को भी सोचना होगा कि कोई अगर पुरुष है वो 10 साल तैयारी करके दिल्ली में रह कर के तैयारी करके वो वो क्वालीफाई कर जा रहा है, तो आप महिलाओं को क्यों नहीं समय देना चाहते हैं? वो भी अगर अपने पैर पे खड़ी होती हैं, तो वो समाज के लिए ही बेहतर है। तो उनके लाइफ को बिल्कुल। टाइम बॉम्ब ना बनाइए कि 1 बार या 2 बार नहीं हो पाया तो उससे ना नहीं होगा। उसको बहुत समय हमारे फैमिली में बहुत लोग डिस्करेज करते हैं कि इतने सारे लोग तो पढ़ने वाले हैं, उनको नहीं होगा जो आपको होगा, आप तो घर परिवार सँभाल रही हैं। तो इस तरह के जो नेगेटिव वाइब्स हैं, उनसे आपको दूर रहना होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे कमीशन हैं,
उनको भी अगर टाइमली एग्जाम कंडक्ट करते हैं, टाइमली रिजल्ट देते हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत सही होगा। क्योंकि आप 3 साल का समय लीजिए, कितना कितना एक टॉर्चरस समय से गुजरते हैं कि आज अगर रिजल्ट बिल्कुल। नहीं निकलेगा तो कल मेरी शादी हो जाएगी। तो हम्म। बहुत डर में महिलाएं ये समय बिताती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कमीशन भी टाइमली एग्जाम कंडक्ट करे, तो उनका भी लाइफ जो है, वो जो प्रिपेयर कर रही हैं, उनमें भी उनको रहेगा कि हाँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो एक ना एक दिन मैं ऑफिसर बनूंगी, मुझे कुछ हम्म। मिलेगा। लेकिन बहुत समय होता है कि बहुत दिन लग जाता है, जिससे उनका पूरा सपना टूट जाता है। तो मैं घर वाले से भी बोलना चाहूंगी कि उनका तो सपना है, तो उनका सहयोग करने का यही एक तरीका होगा कि अगर आप उनका जो घर की जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें आप अपना हाथ बटाएं। कि घर में खाना बन रहा है तो दोनों कोई मिल करके बनाएं। बच्चों का ध्यान रखना है तो दोनों कोई मिल करके करें, तो उनके लिए समय बचेगा और वो पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल। ये आपने ये सेंटेंस बोल के ऐसा इतना अच्छा एक तरह से मैसेज देके बहुत सारे स्टूडेंट की समस्याओं का आपने हल दे दिया। क्योंकि आपसे आप ही को देख के, आप ही को तो सुन के आगे उनके जीवन में एक तरह जी से बदलाव आएगा। और अगर कुछ जीवन पहले आगे कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा। जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। मैं आपको एक तो इंस्टेंस भी बताना चाहूंगी बिल्कुल। कि मेरी माताजी नहीं है, तो मेरे मेरे पिताजी जब मुझे पढ़ते हुए देखते थे, उनको लगता था कि मुझे खाने की जरूरत है, तो वो बहुत समय नहीं कर पाते थे, लेकिन कोशिश करते थे कि मैं कुछ हेल्प करूं इनके मेरी प्रिपरेशन में। तो मैं वही चाहूंगी कि एक इंसान जो कि मतलब हम लोगों से इतने बड़े हैं, फिर भी जाकर के वो कर सकते हैं, तो आप उसके पति होकर के, आप उसके पार्टनर होकर के तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे का साथ भी होना बहुत जरूरी होता है। जी जी बिना साथ के भी बहुत कुछ संभव नहीं होता है ना। जी तो होना भी चाहिए सब तरह से। सामंजस्य के बिना समाज और परिवार कहाँ चल पाया है। और समाज के ही अंग है हमारे अधिकारी। इन्हीं समाज में रहना है, इन्हीं समाज का देखभाल करना है, उन्हीं के बीच उनका सभी अच्छे नियमों को लागू करना है। तो मैं जाते जाते एक सवाल आपसे फिर से करना चाहता हूँ कि एक वैसा मैसेज दें कि जो आप आगे तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो आपको देखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज दें कि उसके लिए सूत्र वाक्य बन जाए, उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन जाए। उसके लिए कुछ मैसेज दें आप कि किस तरह तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अपने जीवन में, हार नहीं माने बस। मेरे से ज्यादा संघर्ष करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो आपके बीच आए होंगे। मैं बस इतना ही बिल्कुल। कहना चाहूंगी कि आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई। माता जी का जाना, मेरे कजन का चले जाना अचानक से, और इंटरव्यू के 10 या 12 दिन पहले मेरे एक कजिन पे अटैक होता है। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी लाइफ में, और ये बहुत मुश्किल है आपको अपने इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना। लेकिन अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस आपको रोज आपके लाइफ में आपको डील करना होगा अपने पब्लिक लाइफ में। तो इसको एज अ एक्सपीरियंस अपने लाइफ में लें कि आपके लाइफ में जो हो रहा है, उसको एज अ चैलेंज लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आप अधिकारी बनेंगे, तो इन सारे चैलेंजेस को आप मुस्तैदी से अच्छे से आप कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी झंझावात आएंगे अपने आपके लाइफ में, आप उससे आप लड़िए। बहुत समय बहुत लोग आपको डिस्करेज करने की भी कोशिश करेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। प्लीज डोंट लिसन टू देम, उनको उनकी बातें ना सुनिए, और अपना प्रिपरेशन अपने बलबूते पे कीजिए। और उनके घर वाले से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज उनकी मदद कीजिए, और उनके ऊपर इतने वर्कलोड ना डालिए कि वो पढ़ने के लिए उनके पास समय ना हो। आपके वर्क में उनका जीवन दब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी और जाहिर सी बात है कि जीवन है तो समस्याएं आएंगी जाएंगे ही। बस कुछ समस्याओं को आप झेल लीजिए और कुछ को दरकिनार कर दिए, कुछ को यूं ही छोड़ दीजिए। बाकी तो जीवन में अब अपने जो आपका लक्ष्य है उससे कभी भटके नहीं, किसी भी हाल में उससे नहीं भटके, उसको एक पथ पे चलते रहें और कभी ना कभी सफलता मिल जाए। उनके सबसे बड़े उदाहरण आज के हमारे सामने साथ में है दिव्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आस्था से जुड़ने के लिए। और थैंक यू पुनः आपको आस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू सर।